अन्य सारे गैसें जो कहेगा तू यहीं पर रुको ना तो गोली मार देंगे तुमको, समझा? तू बहुत हीरो बनता है। वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आज हम लोग सुबह सुबह आकर के एट 4 o'clock हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज की क्लास को जो समझ लिए वो पूरे के पूरे श्वसन चैप्टर को समझ सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, याद रखिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। आशा करते हैं पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। यार देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट देखते हैं तो यार मजा आता है। हेलो बच्चों, एक बार फिर दीक्षा परिवार आपका स्वागत करता है आपके अपनी यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, हम भी बहुत मस्त हैं। वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो आज की जो क्लासेस है कल की ही क्लासेस को मानिए, क्योंकि कल थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, माइक के अनुपस्थिति में क्लासेस नहीं जा पाई थी। तो आज हम लोग सुबह सुबह आकर के एट 4 o'clock हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि लाइट थोड़ा सा लो है, इसके लिए और ज्यादा समस्या है, लेकिन क्लासेस आनी ही चाहिए, तो क्लासेस के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आज की क्लास को जो समझ लिए वो पूरे के पूरे श्वसन चैप्टर को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तकले आपने जो भी पढ़ा वो सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एकमात्र टॉपिक है। एक मानव में किस प्रकार से श्वसन क्रिया पूरी तरीके से चलती है, ये पूरी की पूरी तरीके से आज क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए किसी को कल की क्लास नहीं भी समझ में आया ना, तो गारंटी है कि आज की क्लास उसको समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आज की क्लास अगर देख लेगा ना, वो समझ लेगा ना, तो उनको कल की क्लास भी क्लियर हो जाएगी। ये पूरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, याद रखिएगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। टॉपिक का नाम हम लोग देते हैं क्या? फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही हमें यह पता चल रहा है कि जो भी हम लोग श्वसन के रूप में जो सारे गैसेस लेते हैं वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से अंदर जाता है और किस प्रकार से कहां कहां पहुंच करके कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ये पूरे इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है। वही मैंने पढ़ा कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, मतलब ये जो श्वसन गैस है इसका जो हमारे शरीर में किस प्रकार से परिवहन होता है, किस प्रकार से संचरण होता है, इसको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका टॉपिक हम लोग, इसका पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रश्वास और उच्छ्वास। ये प्रश्वास और उच्छ्वास ही मिलकर के श्वासोच्छ्वास का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्वास के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे कि अपना वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते थे, और लेने की इस क्रिया को ही मतलब सम्मिलित रूप को पूरी तरीके से उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रश्वास नाम दिया था। और जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? उच्छ्वास नाम दिया था। और प्रश्वास और उच्छ्वास इस दोनों के सम्मिलित रूप से हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको शरीर श्वासोच्छ्वास नाम दिया था, ठीक है। तो आज का हम पहला नंबर पॉइंट लिखते हैं, प्रश्वास क्रिया द्वारा हवा नसा द्वार के माध्यम से हमारे फेफड़े में स्थित वायु, यहां पे नहीं हटेगा, यहां लिख लीजिए, वायु
कोशिका में प्रवेश करता है। इसी में लिखिएगा, इस वायु कोशिका में, इस वायु कोशिका में रक्त कोशिका का जाल पाया जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शरीर के विभिन्न भागों से पहले अनॉक्सीकृत रक्त हृदय, ये मैं लिख रहा हूं हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मेरा 1 नंबर पॉइंट था, ये मेरा 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है। अब इस 2 नंबर पॉइंट का मैं सब पॉइंट लिख रहा हूं, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इस रक्त को ही हम सीरिये रक्त कहते हैं। इस रक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरिये रक्त कहते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए कि पॉइंट कहना क्या चाहता है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्वास की क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि वायुमंडल में जितने भी गैसेज है, ध्यान दीजिए, हमारी वायुमंडल की संरचना अगर मैं देखूं तो क्या होगा हमारे पास, ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है। इस पूरे के पूरे वायुमंडल की संरचना में इस पूरे के पूरे वायुमंडल की संरचना में आपको पता है कि हमारे पास जो 78% जो गैस पाया जाता है वो हमारा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इस नाइट्रोजन में से 21% माना गया, मैंने आपको बार बार बताया 20.99% हमारा ऑक्सीजन पाया, इसको 21% माना गया। अब 78 और 21 आप अगर जोड़ते हो तो आपका कितना पुरता है? 8 1 9 7 2 9 99% पुर गया। अभी जो 1% बचा, यही 1% में दुनिया के वो सारे के सारे अन्य गैसेज मौजूद है। अब अन्य गैसेजों में से मैंने आपको बताया था कि हमारा आता है वह कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, वह कितना परसेंट? 0.03%। ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, बहुत बार मैं बता रखा हूं। उसी में से ये जो 21% है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को प्रश्वास की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? इस नसा द्वार के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लिया जाता है। तो वह कहां तक पहुंचता है? श्वास नली के माध्यम से बेचारा पहुंचता है श्वसनिका के द्वारा वायु कोशिका में। और वायु कोशिका में मैंने आपको समझाया था कि हमारा क्या पाया जाता है? रुधिर कोशिका पाई जाती है, मतलब रक्त कोशिका पाई जाती है। और उसी रक्त कोशिका में, मतलब हमारे जो रक्त कोशिका है, मैंने यहां पर लिखा है वायु कोशिका में प्रवेश करता है। और इस वायु कोशिका में रक्त कोशिका का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। मतलब बहुत संख्या में वहां पर क्या पाया जाता है? रक्त कोशिका, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जहां से क्या करता है? वो वहां से ऑक्सीजन को लेकर के ढोकर लेकर जाने का काम करता है, क्योंकि वहां से रक्त से जुड़े हुए, वहां से ऑक्सीजन उनको वहां से मिला, वो वहां से लेकर के जाएंगे। जस्ट अगला पॉइंट वही है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा शरीर के विभिन्न भागों से पहले अनॉक्सीकृत रक्त हृदय में पहुंचता है। अब ये अनॉक्सीकृत रक्त क्या है? ध्यान दीजिए, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, वैसे रक्त को हम लोग अनॉक्सीकृत रक्त कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने बोला कि अनॉक्सीकृत एक वैसा रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखो होती तो है,
बट उतना मात्रा में नहीं होती जितना मात्रा में हमको शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए। और याद कीजिए उसमें हमको बताए थे कि 21% हमको चाहिए, तो पूर्णतया उसको चाहिए तभी जाके ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब यहां पर जो हृदय से जो रक्त आया हृदय में पहुंचता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों से पहले अनॉक्सीकृत रक्त हृदय में पहुंचता है। तो अनॉक्सीकृत रक्त कहां पहुंचा? हृदय में। और यही हृदय जो था उसको कहां पहुंचाता है? फेफड़े में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? फेफड़े में। तो अब जो अनॉक्सीकृत रक्त थे वो हमारे फेफड़े में आ गए, और हमारे फेफड़े में क्या पाया जा रहा है? वायु कोशिका के अंदर रक्त कोशिका पाई जा रही है, और इसी रक्त कोशिका से वो क्या प्राप्त करेंगे? हमारा ऑक्सीजन की प्राप्ति करेंगे। अगला पॉइंट मैंने लिखा इसी रक्त को, अब ये रक्त किस रक्त की बात कर रहा है? ये जो हृदय में आया, हृदय से जो अनॉक्सीकृत रक्त आया है इसी को हम सीरिय रक्त भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। टोटल के टोटल एग्जाम में आप जितना भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर चीज में पूछता है ये सीरिय रक्त। मतलब यही अनॉक्सीकृत रक्त जो है वो हमारा क्या कहलाता है? सीरिय रक्त कहलाता है। समझ में आई बात? ऐसा अगर 2 पॉइंट समझ में आए होगी। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट है क्या। चलिए इसका अगला पॉइंट हम लोग 2 नंबर पॉइंट लिखे थे, अब हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि अब तक हमारे जो सीरिय रक्त थे वो आ चुके हैं, अब वायु कोशिका के पास पहुंचेगा, अब वहां से उसको क्या चीज की प्राप्ति होगी? ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। तो लिखिएगा ये सीरिय रक्त वायु कोशिका से वायु कोशिका के चारों ओर स्थित रक्त कोशिका में पहुंच जाता है, जहां से इसे शुद्ध रक्त की प्राप्ति हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने ये पॉइंट खत्म किया, तो ये बात में बताया था कि वो पॉइंट आने वाला है अभी। तो कोशिका मतलब ये जो सीरिय रक्त था, अभी जो अनॉक्सीकृत रक्त हम लोगों ने देखा था, वो अनॉक्सीकृत रक्त मतलब सीरिय रक्त, यही सीरिय रक्त वायु कोशिका के चारों ओर स्थित रक्त कोशिका में, मतलब वायु कोशिका में रक्त कोशिका का जाल पाया जा रहा था, अब ये रक्त कोशिका के पास पहुंचते हैं। तो रक्त कोशिका में जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर तो ऑक्सीजन मेरा आया हुआ है प्रश्वास के माध्यम से, तो जहां से इन्हें क्या चीज की प्राप्ति होती है? शुद्ध रक्त की प्राप्ति, सॉरी शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति। यहां रक्त नहीं, यहां हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर में देखेंगे। चौथा नंबर के बाद भी अभी कुछ पॉइंट है, उसके बाद हम लोग फिगर पे चलेंगे। फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। यहां से ये रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का
निर्माण करते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा यह दो भागों में पुनः टूटता है। ये ऑक्सी आशा करते हैं सर ये दिख रहा होगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन दो भागों में बढ़ता है हमारे पास। तो पहला जो होगा यह बटेगा ऑक्सीजन में और ई बटेगा हीमोग्लोबिन में। ये बटेगा हमारा हीमोग्लोबिन में, ध्यान दीजिए। और यही जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में लिख दीजिए तो बहुत सुंदर है। शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति में लग जाते हैं और ई हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही रह जाता है। आइए इस सिद्धांत को समझते हैं। मतलब शुद्ध ऑक्सीजन किनको प्राप्ति हो गई, यहां से ये रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के साथ अब क्रिया करता है। हमारे पास जो आरबीसी है, आपको पता है रक्त कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मतलब रक्त जो है हमारे पास, रक्त दो प्रकार के होते हैं। पहला WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा होता है RBC और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है और यह जो हीमोग्लोबिन है ये पूरे के पूरे समय में, आरबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में पूरी तरीके से ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है। और आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट उपस्थित है, आरबीसी के अंदर एक उपस्थित है एक प्रकार का एंजाइम। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये पूरे के पूरे कार्य को संचालित करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है हमारे ऑक्सीजन। वही ना बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिला है हमको, वो ऑक्सीजन जब मिला तो उसके साथ अब क्रिया करे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे दिया। तब मैंने अगले स्टेप में बता दिया कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी टूटते हैं दो भागों में। और वहां पर वायु कोशिका पर तो ये बना लिए क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जब भी वो परिसंचरण के दौरान अगर तो आगे जाएंगे, वो पहुंचेंगे पूरे शरीर में लेकर के जाएंगे, तो जहां जहां जाएगा तो वहां पर ये टूटते जाएंगे, ऑक्सीजन अलग होता जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग होते जाएंगे। और यही ऑक्सीजन जो अलग होते चले गए, यही ऑक्सीजन हमको ऊर्जा की प्राप्ति में लग जाते हैं और हीमोग्लोबिन अपना काम करने में लग जाता है। मतलब सिर्फ ढोने का काम कर रहा है, एक माध्यम है ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक, पूरे शरीर में लेकर के जाने का, ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ढोने का काम करेगा। समझ में आ गई बात? आगे हम इसका पॉइंट लिखते हैं, अगला पॉइंट। ध्यान दीजिए सर, क्या नंबर था, 1 हो गया, 2 हो, सॉरी 3 हो गया, 4 हो गया, पांचवा पॉइंट था ना। पॉइंट में दिक्कत हो जाता है सर हमको। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अब हमने पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को तो ढो लिया, हीमोग्लोबिन इसको लेकर के हमारे शरीर में, पूरे के पूरे शरीर में लेकर के जाकर दे दिया, ठीक है। अब हमको अगला पॉइंट, जब ऑक्सीजन से पूरे शरीर में चला गया, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, तब हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उच्छ्वास की प्रक्रिया हमारा स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए उच्छ्वास की प्रक्रिया हम लिखते हैं। तो हमारा 5वां नंबर पॉइंट था, 6ठा नंबर पॉइंट लिखिएगा। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाई ऑक्साइड
विसरण 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 द्वारा यहां नहीं हटेगा, कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंच जाता है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट, जहां से यह रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो परिसंचरण द्वारा इसी रूप में फेफड़े तक पहुंचता है। अब बात को समझिए कि यह है क्या। हमने लिखा इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, प्रश्वास की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मेरे पूरे शरीर में गया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वायु कोशिका के बाद रक्त कोशिका के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में घूम रहा है। जो वह जहां जहां जा रहा है वह टूटता जा रहा है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में। तो जो ऑक्सीजन था उसको ऊर्जा की प्राप्ति में लगाया जा रहा है, उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। और जो हीमोग्लोबिन वह स्वतः वहां पे है, तो जो हीमोग्लोबिन बच गया वह वहां से क्या चीज को उठाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि जो कोशिका के रुधिर कोशिकाओं में रक्त में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद जहां से वह रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जिस प्रकार से वायु कोशिका में पहुंचने के बाद रक्त कोशिका के माध्यम से जब वहां पर पहुंचा है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को लेकर गया, उसी प्रकार से ऑक्सीजन को टूटने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के जब अभिक्रिया करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, परिसंचरण द्वारा कहां तक पहुंचता है, हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। तो हमारे फेफड़े तक आ गया। अगला नंबर पॉइंट हम लिखते हैं जो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग फिगर में पूरे पूरे बढ़िया से समझेंगे। चलिए ये एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। फिर क्या नंबर पॉइंट था सर, छठा सातवां। देखिए पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ी है, पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा जो भी हो, शायद सातवां आठवां था, आई डोंट नो, पॉइंट में दिक्कत हो गया। यह वायु कोशिका से उच्छ्वास की प्रक्रिया द्वारा श्वास नली तथा ट्रैकिया
ट्रैकिया या नसिका द्वारा, आप जो कह सकते हैं, नसिका द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और उच्च श्वास की प्रक्रिया आप लोग कल के पिछले क्लास में आप समझ चुके हैं कि उच्च श्वास की प्रक्रिया क्या करती है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिला रहता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यहां पर जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचा फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर पहुंचने के बाद वहां से वापस आएगा फेफड़े के द्वारा श्वास नलिका में, और श्वास नलिकाओं के बाद श्वास नली में, श्वास नली के बाद हमारे पास नोजल चेंबर में, नोजल चेंबर के बाद हमारे पास दो भागों से निकलता हुआ नासाद्वार के माध्यम से वो बेचारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन तो हम पहले ही ले चुके हैं, और कि ऑक्सीजन हम लेंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। आप क्रिया ही नहीं कीजिएगा पसीना आ ही नहीं सकता, मेहनत ही नहीं कीजिएगा शरीर में दर्द होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ये इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज फिगर बनाते हैं और इस फिगर को समझते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होना ही चाहिए। तो बेहतर क्या है सर और स्पेशल क्या है सर, चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि स्पेशल किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। जरा सा मैं पेंसिल ले लूं। देखिए आपके पास पुस्तकें होगी, यही वो पुस्तक है जो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये अब तक जितना आपने पीछे पढ़ा सारा के सारा का ऑपरेशन करके करने की क्षमता है इसी पॉइंट के अंदर। इसलिए इस वाले में उतना ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं था कि मुझे पता था कि मुझे पढ़ाना है, और ये जो समझ गया ये बाकी सारे के सारे पॉइंट खुद ब खुद लिख सकते हैं। आई डो यहां तक कि मैं ये भी पॉइंट जो आज लिखा वो पॉइंट लिखाने वाला नहीं था, मैं सिर्फ यही समझाने वाला था, और आप लोग का होमवर्क रहता इसका पॉइंट लिख करके सेंड करना, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो चैप्टर का लास्ट है तो रहने देते हैं। तो आपका यही फिगर बनाना है। अब ये फिगर है क्या, पहले मैं इसको बनाता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप लोगों को फेफड़ा बनाना है। अब मैं फेफड़ा बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ले लेंगे एगो, यहां करने के बाद आपको आना है ऐसे, फिर यहां से ऐसे चलना है, फिर ऐसे, उसके बाद पुनः एक और ऐसे बनाना है। उसके बाद आप लोग देखते होइएगा जो हमारा लेफ्ट वाला है वो इस प्रकार से है। हमारा बन गया फेफड़ा, बन के तैयार। फेफड़ा के बाद की संरचना आपको इस प्रकार की होगी, गौर फरमाइएगा आप अपनी पुस्तकों पे। इस प्रकार की संरचना होगी। हमने इसे भी बना दिया। उसके बाद नीचे जो आपका होगा उत्तकों की संरचना होगी। उत्तक बोल दे तब, कोशिका बोल दे तब, क्योंकि क्लास के फर्स्ट वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसी भी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी कोशिका। यही कोशिकाओं के खास कार्य करने के लिए जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो बनाता है उत्तक। क्या बनाता है? उत्तक। तो आप जो मान लीजिए तो सही है। अब जो उत्तक है वही बहुत सारे उत्तक मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और यही बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके आपको जीव का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार की संरचना आपके पास पाई जा रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे होगा, मतलब एक इस प्रकार की संरचना है यहां पर, और ये बॉडी की संरचना आप लोगों को दिखाई गई है, ठीक है। अब इस बात को समझते कि यह है क्या। ये थोड़ा गोला नहीं है, लेकिन आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छा कलाकार हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मान लीजिए ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। ये आप खुद लिख लिए होइएगा, बात को समझ जाइएगा आप। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, हमने O2 दे दिया, हमने ऑक्सीजन दे दिया, मतलब प्रश्वास की प्रक्रिया क्या हो रही है? शुरू हो गई है।
प्रश्वास की प्रक्रिया श्वास वायुमंडल से हमने लिया वहीं से शुरू है। तो ऑक्सीजन हमारा आ गया, वो भी फेफड़े तक आ गया। तो श्वसन मार्ग यहां पर आपके पुस्तक में लिखा गया हुआ है। इसको मैंने क्या लिखा? श्वसन मार्ग। बढ़िया बात है भाई, आ रहा है ऑक्सीजन तो श्वसन मार्ग ही ना लिखेंगे, श्वसन मार्ग हो गया। अब श्वसन मार्ग से पहले देखिए यहां के इस फेफड़े के पूरे सिद्धांत को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, पिछले से पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, 2-2 बार हम फेफड़े के सिद्धांत को पढ़ाए हैं। फेफड़े में क्या क्या होता है मैं 2-2 बार क्लास दे चुका हूं ऑलरेडी, समझ में आई बात। अब यहां पर फेफड़े के बाद यहां से रक्त निकलता है, मतलब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, सॉरी ऑक्सीजन है। अब यहां से जो O2 निकला, ये हमारा O2 है, जा रहा है नीचे, तो इसके बारे में लिखा हुआ है रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण, O2 का ग्रहण, मतलब हमने O2 को ग्रहण कर लिया, रक्त को भेज दिया। अब यहां से O2 का प्रसरण होगा, किसके साथ? रक्त के साथ। ये इसके पॉइंट थे, ये इसके पॉइंट में लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं रुधिर द्वारा ऑक्सीजनेट का मतलब ऑक्सीजन का परिवहन। अब यहां से ये ऑक्सीजन चलते हुए कहां प्रवेश करेगी? इसमें प्रवेश करेगी। यही है हमारा उत्तक या कोशिका, जो नाम दे दीजिए, लिखा हुआ है उत्तक या कोशिका। यही आगे चल करके हमारे पास ग्लूकोज की प्राप्ति करे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के रूप में। ध्यान दीजिए, या मैं एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ये यहां से ऊपर जाएगा, ये यहां से ऊपर जाएगा। ओके, हमारे शरीर में पूरे जगह ग्लूकोज का विसरण हो रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो हमारा गया। अब यहां से आपके बुक में बनाया गया होगा संरचना इस प्रकार से। ये बेचारा क्या है, यहां से इसका मैं पॉइंट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसरण। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसरण इस रूप में यहां पर आया। फिर उसके बाद लिखे हुआ है क्या हम, इसका पॉइंट रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। परिवहन हो गया हमारे पास, इसमें छोटी ना होगा शायद, उधर भी मैं हाँ छोटी ना लिखा हूं मैं। तो ये हमारा परिवहन। अब यहां से ये बिल्कुल इस प्रकार से फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़े में प्रवेश करते समय ये क्या लिखता है, रुधिर से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण। रुधिर से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण। अब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के अंदर चला गया और इस फेफड़े से उच्छ्वास की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी शुरू में ही। अब ये यहां से बेचारा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे हमारा प्रश्वास की क्रिया शुरू हो गई थी। ये हमारा उच्छ्वास है। अब यही उच्छ्वास और यही प्रश्वास, ये दोनों मिल करके क्या चीज का निर्माण किए, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का निर्माण किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब इस सिद्धांत को समझिए कि यह है क्या, कार्य कैसे करता है। सबसे पहले कोई भी बॉडी है वह क्या करेगा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, कितना परसेंट हमारे पास है, 21%, 78% हमारे पास नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, ये 20.99% ही एक्यूरेट है, याद रखिएगा 21% हमने माना है, 1% के अंदर ये जो भी है वो है। अब ये जो है हमारा ऑक्सीजन, हमारे इस वायुमंडल से 21% जो ऑक्सीजन था वो पूरी तरीके से चला। ये मैं बार बार बताता हूं, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल से ऑक्सीजन ही चलेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चल रहा है, अन्य सारे गैसेजेस भी चल रहे हैं, लेकिन जब ये यहां से चलता है और फेफड़े में पहुंचता है तो जो वायु कोशिका की संरचना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की नली अगर जा रही है तो यहां से हमारा इस प्रकार का नली निकलता है और ये नली जाकर कैसे विभाजित होती है, ये इस प्रकार की संरचना इसमें पाया जाता था। और इस प्रकार की जो संरचना पाई जा रही थी उसमें से यह क्षमता है क्या कि वह यह छान सके कि ऑक्सीजन कौन है और वो ऑक्सीजन को वहां संवहित करेगी। यही तो वायु कोशिका है। ये वायु कोशिका क्या करेगा, ये 21% ऑक्सीजन को पहचानेगा, अन्य सारे गैसें जो कहेगा तू यहीं पर रुको ना तो गोली मार देंगे तुमको, समझा, तो बहुत हीरो बनता है, तो अन्य सारे गैसेजों को यहीं पर रोक लेगा और सिर्फ ऑक्सीजन को आगे बढ़ने देगा। और इसी के अंदर हम लोगों ने पॉइंट लिखा था, रक्त कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त कोशिका। जब ये रक्त कोशिका पाया जाता है, और याद कीजिए पॉइंट हम लिखाए थे, यही रक्त कोशिका क्या करेगा, रक्त कोशिका में उपस्थित है हीमोग्लोबिन, और वो जो हीमोग्लोबिन है वो उसको ढो करके हमारे सारे के सारे हमारे शरीर के पूरे पूरे अंग में लेकर के जाएगा। इसीलिए इसके बाद का पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन यहां तक आया, ऑक्सीजन आने के बाद रुधिर के हीमोग्लोबिन के द्वारा ओटो का ग्रहण, मतलब हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन के साथ मिल चुका है। अब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसका नाम क्या दिया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया, मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आ चुके हैं। जब ये ऑक्सीजन आ गया, पूरा का पूरा 21% ऑक्सीजन आया, याद रखिएगा, मतलब सोकर रूप में पूरा पोखते रूप से इसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन मिल गया, इससे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास हार्ट से अनऑक्सीकृत आपके पास रक्त आए थे जो फेफड़े में पहुंचने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करते हैं, उसे सीरिय रक्त हमने कहा था पॉइंट में। तो ये जो है रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, हमारे शरीर में वो ढो करके लेकर के जाएगा। जब हमारे शरीर में ढो करके लेकर जाएगा तो उसी को तो कहेंगे रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। भाई ऑक्सीजन का परिवहन ही तो हो रहा है, हीमोग्लोबिन तो ऑलरेडी है, वह बेचारा सिर्फ ढो करके लेकर जाने काम करता है। क्योंकि यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः फिर टूटता है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन के मैंने एच दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन वैसे के तो वैसे ही रह गया, वो काम क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के जाने का काम किया। तो रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, अब ये रुधिर द्वारा जब ऑक्सीजन का परिवहन होता था कहां पहुंचेगा, तो हमारे सेल्स में पहुंचेंगे, टिश्यूज में पहुंचेंगे। तो जब सेल्स और टिश्यूज में पहुंचेंगे, उत्तक के उत्तक या कोशिका में पहुंचेंगे, तब वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के भी दो प्रकार होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। इसको पूर्ण रूपेण आपको मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में और बढ़िया तरीके से। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो गया, फिर यहां से अब मान लीजिए कि हमने ऑक्सीजन की प्राप्ति कर, ऑक्सीजन के जब प्राप्त हो गया, ऑक्सीजन प्राप्त हो गया, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के माध्यम से हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। अब ऊर्जा के प्राप्ति के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा, उत्तक या कोशिका से निकलेगा। अब यहां से यह निकला
तो इसको भी कौन ढोएगा? हीमोग्लोबिन ही ढोएगा, दूसरा तो ढो नहीं सकता। तो आपको पता है कि वह निकलता है वहां से, तो क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वह बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मिला तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां पे रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसरण, तो वही तो कहा कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसरण, कहने का मतलब क्या? यहां पे आकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया। अब यहां पर जो आया कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला, तब यह क्या करेगा? रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जिस प्रकार से रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में हो रहा था, उसी प्रकार से अब लौटते हुए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिवहन हो रहा है। हीमोग्लोबिन का काम है ढोना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में घूम रहा है। अब कहोगे सर ये क्या है? बउआ इसका नाम देखिए, आप में लिखा होगा रक्त का, रुधिर का परिवहन या रक्त का परिवहन। आपको जो मानना है मान सकते हैं, आप लिख दीजिए रक्त का परिवहन। ये पूरी बॉडी की संरचना आपको दिखाई गई है। इस बॉडी में इस प्रकार से रक्त दौड़ रहा है। अगर इधर से ऑक्सीजन जाते हुए देख रहे हैं आप, तो इधर से आपको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए भी देखना चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इस रूप में है, इस सिर्फ गोले रूप में नहीं समझिए, एक जगह नहीं होता ऐसा, ठीक है? ये पूरे बॉडी में ऐसा कार्य हो रहा है, ठीक? तो इसीलिए गोल है, क्योंकि पूरी तरीके से कार्य स्वतः चलती रहती है, निरंतर कार्य होता रहता है। अगर यह आता है तो यह जाएगा तो फिक्स है यह आएगा। समझ में आ रही बात? और तब तक चलेगा जब तक आप जिंदा है, क्योंकि यह जब बंद हुई तब आप हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा यहां आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन हुआ, उसके बाद रुधिर से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा हीमोग्लोबिन था वह फेफड़े तक आएगा और यहीं तक उसका कार्य है, यहां तक वो आने के बाद फेफड़े को दे देता है। और फेफड़े में उपस्थित है क्या? आपका वायु कोशिका, और वायु कोशिका में ही तो है जो रक्त कोशिका मौजूद है। और इसी रक्त कोशिका के मुंह पर ला करके बेचारा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ देता है। अब यहां पर अन्य सारे गैसेज भी थे, अभी हम बताए थे 21% ऑक्सीजन और अन्य सारे गैसेज आते तो वहीं पर छोड़ दिए गए थे। अब अन्य सारे गैसेज जो थे उसको ले करके यहां से ये बेचारा क्या करेंगे? पुनः इसको बाहर निकाल देंगे। समझ में आया कुछ? कि सबसे पहले हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, वायु कोशिका में रक्त कोशिका के माध्यम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाकर के टूटते हैं ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में, जो ऑक्सीजन को क्या किया? परिवहन किया। अब ये ऑक्सीजन परिवहन होकर परिवाहित होकर चल गए, कहां पहुंची? कोशिका में पहुंची। कोशिका में जब ये पहुंचेगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वायवीय और अवायवीय श्वसन के द्वारा, उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। ऊर्जा की प्राप्ति के बाद बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो कहां से निकलेगा? कोशिका उत्तक से निकलेगा। यहां से निकला तो बेचारा जिस प्रकार से फेफड़े के बाद रक्त कोशिका में जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किया ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, उसी प्रकार से यहां से निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आगे चल करके पूरे के पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में उसको ढोता है, लेकर के आता है, जहां जहां से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो लेकर के आता है और फेफड़े को दे देता है। और फेफड़ा उसे क्या करता है? श्वास नली के माध्यम से, नासिका द्वार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं। प्रश्वास की क्रिया हो गई, मतलब इधर वाला पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा क्रिया हो गई इसी में। ध्यान दीजिए, मैंने अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य हुआ, हो गया हमारे पास। लेकिन ये जो मैंने छोड़ा तो उच्छ्वास की प्रक्रिया संपन्न हो गई, और यही उच्छ्वास की प्रक्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और अन्य गैसेज जो वायु कोशिका छान करके यहां पर रख दी थी उसको बाहर निकालना। तो ये थी मेरी आज की क्लास, सॉरी मेरी नहीं, गलती हो गई, हमारी आज की क्लास और इस चैप्टर का लास्ट क्लास।
आशा करते हैं पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। यह हो नहीं सकता कि ना समझ में आया हो। यहां तक ये पिछले क्लास का भी मैंने रिवीजन करा दिया मैं, ठीक है। तो यार देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर किया करो यार। कमेंट देखते हैं तो यार मजा आता है, सच में लगता है किसी को कि हाँ क्लास में कुछ है स्पेशल। तो आशा करते हैं आज ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। बने रहिए हमारे दीक्षा परिवार के साथ, क्योंकि दीक्षा परिवार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, वो भी हमेशा तैयार। अब मुझे यह कमेंट करके वीडियो में बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास क्या चीज पे चाहिए, इकोनॉमिक्स का मैं दूं या फिर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का फिर क्लासेस में स्टार्ट करूं। और कि दोनों में कोई ऐसा रिलेटेड नहीं है कि मैं अगर इसको मैं स्टार्ट करूं जिस प्रकार से मैंने पिछले बार किया था, क्या कि फर्स्ट वाला अगर मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाया था तो सेकंड वाला को मैं लगातार पढ़ाया था, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट ही थे खत्म होने के बाद उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसको खत्म किया था। तो इस बार भी ऐसे कोई पॉइंट है नहीं ऐसे, ठीक है। तो आप अगर इकोनॉमिक्स का चाहिए आपको क्लासेस तो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी का चाहिए क्लासेस तो हम लोग बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ द पर्सन जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो क्लास आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। आपके दिन शुभ हो। वो तो हमेशा रहता है भाई, दीक्षा परिवार जो आपके साथ है, और हमारा भी शुभ है क्योंकि आपका साथ जो हमारे साथ है। समझ में आ रही बात? तो आज के लिए इतना ही। बाय। जय हिंद, जय भारत।